आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज बड़ी ही अहम खबरें हैं हमारे पास आपके लिए। चार बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हैं और एक तो ये है कि वज़ीर आज़म ने जो भावलपुर के अंदर बयान दिया था जिसमें चेयरमैन नैब को उन्होंने धमकियां दी और साथ उन्होंने ये इतराफ़ किया कि उन्होंने चेयरमैन नैब को टेलीफोन करके बाज रहने की भी हिदायत फरमाई हैं। उसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको चैलेंज करते हुए लाहौर हाई कोर्ट में एक एडवोकेट नेहा नाहिद बेग ने आज वज़ीर आज़म को कि इस इक़दाम को और इस स्टेटमेंट को गैर आइनी और गैर कानूनी कह के और नैब के अंदर इंटरफेरेंस के मुतरादिफ कह के उसको चैलेंज कर दिया है। अब हाई कोर्ट उसके ऊपर क्या कहता है ये तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन मामला बहुत सीरियस है और सीरियस होने की वजह यह है कि मेरे पास कुछ डिटेल्स आ गई हैं जो आपको शायद ना पता हो। ऐसी डिटेल्स है मेरे पास कि आप परेशान हो जाएंगे और मेरे पास आप देख रहे हैं कि तमाम पलंदा है कागज़ों का। नैब ने इस वक्त 3 वफाकी वज़रा, 9 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स में 44 केसेस जो हैं वो रजिस्टर कर लिए हैं, जिससे वज़ीर आज़म को बड़ी तकलीफ है। 3 वफाकी वज़रा, 9 ब्यूरोक्रेट्स और 44 केसेस। शरीफ बरदरान के खिलाफ 2 अहम मुकदमात नैब ने 31 मार्च तक मुकम्मल करने के लिए कहा है और उस केस में राइवेंड रोड की तामीर और दूसरा केस FIA के अंदर गैर कानूनी भर्तियां करना। एक अहम केस मेट्रो ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर आमिर लतीफ़ की बोगस अदायगियों का है, जिसमें आमिर लतीफ़ को अरेस्ट कर लिया गया है और ये गालिबन फौरी तौर पे मियां नवाज शरीफ के भड़कने की एक अहम वजह थी। और भी बड़े केसेस हैं और वो डिस्कस होंगे यहाँ पे। दूसरा ये है कि रेंजर्स इन पंजाब, येस और नो। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत पंजाब इतना क्यों ज़ोर लगा रही है कि रेंजर्स जो है वो उसको इजाज़त ना दी जाए दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने की। कल मैंने खबर ब्रेक की थी खरा सच के अंदर और मैंने चैलेंज किया था IG पंजाब को कि मेरी खबर को गलत साबित कर दे। अभी 24 घंटे गुजरने तक उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया कि पंजाब पुलिस जो है रॉकेट लॉन्चर्स खरीद कर, पाकिस्तान दुश्मनों से रॉकेट लॉन्चर्स खरीद के दहशत गर्दों को दे रही थी और कालअदम तंजीमों को दे रही थी ताकि उनसे उनके दुश्मनों का खात्मा करवाया जा सके। और ये इतनी खौफनाक बात है कि जब इसको इंटरनेशनल मीडिया में अगर ये आ गई तो पाकिस्तान की एड और ट्रेड दोनों जो हैं वो उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं। जोंग कहने को तो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और उनका क्लेम है कि पाकिस्तान में भी सबसे तेज़ उभरने वाला नेटवर्क है, लेकिन जोंग ने धमकियां देनी शुरू कर दी लोगों को और पाकिस्तानी वेंडर्स के अरबों रुपए खा लिए जोंग ने। 2015 से जोंग टेलीकॉम कंपनी ने अभी तक पेमेंट्स अपनी रोकी हुई हैं और वो PSL के मेन स्पॉन्सर्स भी हैं। $5 मिलियन से वो उसको स्पॉन्सर करें। जोंग के पीछे क्या कहानी है। इसी तरह मियां नवाज शरीफ के करीबी दोस्त साद एहसानुद्दीन, सिनीप्लेक्स सिनेमाज जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त सिनेमा माल चेन है सिनीप्लेक्सेस की, उन्होंने लोगों के पैसे किस तरह से हड़प करने शुरू कर दिए हैं और जो भी किसी जगह जाता है तो मियां नवाज शरीफ की करीबी दोस्ती की वजह से और कुर्बत की वजह से उनका बाल भी बीका नहीं हो सकता किसी अदालत में। जब मैं एक ब्रेक से आऊँगा तो आपको इनके मतलब मैं डिटेल्स ही बताऊँगा और मुझे ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद के अंदर मोहसिन बेग, सीनियर सहाफ़ी हैं, ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के रुए रवा हैं। लाहौर में जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा हमारे सीनियर तजज़ियाकार हैं, ये ज्वाइन करेंगे और एडवोकेट नाहिद बेग साहिबा जिन्होंने आज मियां नवाज शरीफ के खिलाफ रिट की हाई कोर्ट में, ये हमें ज्वाइन करेंगे। बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैंने बताया था कि आज के प्रोग्राम में कौन सी मेजर स्टोरीज हैं। सबसे पहले रेंजर्स है, नैब है, जोंग टेलीकॉम कंपनी है और उसके बाद सिनीप्लेक्स सिनेमा हाउसेज हैं। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनरल साहब हमें बताएंगे कि हमें अब ये तो पूरा एविडेंस है और तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि 70% जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो साउथ पंजाब और पंजाब के बॉर्डर्स से वो ओरिजिनेट हो रही हैं, क्योंकि सारे लोग भाग के छुप के वहीं पे उन्होंने अपना गढ़ बनाया हुआ है। फिर गवर्नमेंट इतना क्यों रेजिस्ट कर रही है उन जगहों पे ऑपरेशंस करने के लिए जहां पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं?
ये बहुत पेचीदा सवाल है और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इसका जवाब बहुत पहले दे देना चाहिए था। जिस तरह आपने फरमाया, वाकई सदर्न पंजाब और अपर सिंध का वो इलाका है जहाँ पे इन टेररिस्ट ने अपने गढ़ बनाए हुए हैं। ये आज की बात नहीं है। इशू ये है कि ये टेररिस्ट कुछ तो फ़िरक़ावाना वारदातों में मुलविस हैं और कुछ ऐसे अनासर हैं जो इनको सियासी जमातों की सरपरस्ती हासिल है, और बदकिस्मती से जिसमें हमारे जो हुक्मरान जमात है उसका नाम भी आता है। और अगर यहाँ पर रेंजर्स कोई एक्शन करते हैं और कुछ लोग पकड़े जाते हैं, उनके ताने बाने अगर हमारे हुक्मरान जमातों में छुपे हुए उन लोगों से मिलते हैं जो अपनी सियासी बका के लिए उनकी सपोर्ट हासिल करते हैं, तो शायद ये हुक्मरानों के लिए और फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुज़र होगा। तो ये शायद वो एक रीज़न मुझे समझ आता है, वरना कोई वजह नहीं है कि जब पूरे मुल्क में इस किस्म का ऑपरेशन हो रहा है और मुल्क के दूसरे हिस्सों से आवाज़ें भी आ रही हैं कि अगर सिंध में हो सकता है, बलूचिस्तान में हो सकता है, केपी में हम जा सकते हैं, तो पंजाब क्यों इसका मुकद्दस है? इसके वो इलाके जहाँ पे ये टेररिज्म बर्दाश्त परवान चढ़ रहा है, हम क्यों उसके पीछे नहीं जा रहे? तो ये एक कमज़ोरी है हुकूमत की जो खुल के सामने आ रही है, और लगता यूँ है कि शायद ये वो नुक्ता हो जिस पे हुकूमत की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के आपस में कोई ताल्लुकात जो हैं वो बिगड़ने का अंदेशा है इससे। मैंने मोहसिन बेग साहब आपको दो वजूहत से आज इनवाइट किया। एक तो यह कि आप बहरहाल ऑनलाइन न्यूज एजेंसी को ओन करते हैं, हेड करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिस वजह से आपको आज मैंने जहमत दी है कि 24 घंटे पहले आपके साथ मैंने क्लेम किया था कि पंजाब के अंदर रॉकेट लॉन्चर्स पकड़े गए हैं। मैंने गाड़ी के नंबर बताए थे, एहलकारों के नाम बताए थे, और ये कि आईजी ने खुद कॉल करके एफसी को ये कहा कि हमने दहशतगर्दों को देने थे जो दूसरों के ऊपर उन्होंने चलाने थे। अभी तक उसका डिनाइल नहीं आया। अगर आया तो आप मुझे बता सकते हैं। जब हुकूमत वक्त खुद उन लोगों से जो रॉ के से फंड्स ले रहे हों और पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिविटी में मुलविस हों, रॉकेट लॉन्चर्स लें, और वो रॉकेट लॉन्चर्स जो रेंजर्स के ऊपर और दूसरी मिलिट्री तनसीबात के ऊपर चलने का अंदेशा हो, उसे मैं क्या समझूं? मुबशर साहब, एक तो क्योंकि आपकी स्टोरी बिल्कुल इतनी पर्टिकुलर डिटेल स्टोरी थी कि उसके ऊपर डिनाइल मेरा ख्याल में आईजी साहब या जो गवर्नमेंट है उसको देना मेरा ख्याल में समझ नहीं आई होगी कि कैसे उसका डिनाइल दें। दूसरा ये है कि अगर हुकूमत वक्त ही ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो तो फिर आप बताइए कि इस स्टेट को कैसे बचाया जा सकता है और किस तरीके से लोगों की प्रोटेक्शन की जा सकती है। दूसरी बात आपने जो की कि ऑपरेशन से खौफजदा क्यों है, अभी आप देखिए कि एक तो वो एलिमेंट जैसे अभी जनरल साहब कह रहे थे, लेकिन उसमें जो मेन फैक्टर है वो ये है कि उनको फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, उनको ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं पंजाब वालों, पंजाब की उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास। जब हमारी सिक्योरिटी इदारे ऑपरेशन करेंगे और अगर लोग पकड़े जाते हैं और उनसे इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन होती है तो उसमें ये निकल आएगा कि इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो मैं समझता हूँ हुक्मरानों को वो भी खौफ है कि ये जब इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन हो और उसमें ये सारी चीज़ें जब निकलेंगी तो उनके गिरेबान तक भी हाथ पड़ेगा, और बेसिकली ये सारी ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग के बगैर नहीं चल सकती। मोहसिन बेग साहब, कल आपने मेरे एक सवाल से झपका लिया था, आज तो मैं सामने बैठा हूं तो मैं नहीं खाने दूंगा। बताइए। आइन जरूरी है कि पाकिस्तान जरूरी है? पाकिस्तान जरूरी है। तो फिर हमें किसके गिरबान पे हाथ डालते हुए डरना चाहिए कि जमहूरियत क्यों खतरे में पड़ जाती है? देखिए, ये मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, ये जो सिस्टम है जो पाकिस्तान में जिसका नाम इन्होंने जमहूरियत रखा है वो जमहूरियत नहीं है। अगर जमहूरियत की असल रूह अगर आप पढ़ लें और देख लें तो वो पाकिस्तान में जमहूरियत कहीं नहीं नज़र आती। ये तो एक आमराना सोच है, बादशाहत वाली सोच है। ये बादशाह बने हुए हैं, हर चीज़ मलिया मेट करते हैं, हर रूल को बाईपास करते हैं। अगर आप जमहूरियत की बात करते तो ये कितनी अहमियत पार्लियामेंट को देते हैं दोनों भाई, कितनी बार पार्लियामेंट में जाते हैं, कैबिनेट्स देख लीजिए, कैबिनेट मीटिंग्स देख लीजिए, किसी से मशवरा नहीं करते। पंजाब में भी एक भाई के पास इतनी ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ हैं, आया इनकी मेजॉरिटी है तो इनके पास लोग नहीं जिनको ये जिम्मेदारी दे सकें। अपने एमएनएस को महीनों सालों ये वक्त नहीं देते। एक शख्स फैसला पंजाब में करता है, एक शख्स फैसला सेंटर में कर रहा है और उसके साथ उसका एक समधी है, और ये दो लोग हैं
बाकियों को तो ये इस फवाद हुसैन फवाद को ना भूलिएगा। नहीं, वो इनका फ्रंट मैन है, वो फ्रंट मैन है, वो डिसीजन मेकर नहीं है, वो व्हीलिंग डीलिंग में इन्वॉल्व है, वो एज ए पंटर फ्रंट मैन डीलिंग व्हीलिंग। आप देखिए वो एक ब्यूरोक्रेट है, लेकिन अगर आप सिक्योरिटी एजेंसीज और कौमी असम्बली में कोई शख्स ये सवाल कर ले कि उसके फॉरेन विजिट्स कितने हैं, चाइना के, टर्की के, कुवैत के, इन मुल्कों के जो वो पिछले 2.5 सालों में किए हैं, वो सिर्फ उसकी डिटेल आ जाए तो बंदा पूछे। मेरे पास है, डिटेल मौजूद है, 64 करोड़ रुपया उन पे खर्च हुआ है। नहीं, फवाद हसन फवाद के, वो इनके साथ ही रहे हमेशा। नहीं, वो कतर मत भूलिए, भी गए हैं मोहसिन साहब, कतर मत भूलिए जी, कतर भी। जन साहब, मुझे एक बात ये बताइएगा कि फैक्ट ऑफ द मैटर इज के पाकिस्तान आर्मी की, और बल्कि आर्म फोर्सेस की, उसमें एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, पैरामिलिट्री भी है, मैं सबको एक साथ लूंगा, सिर्फ आर्मी कहना सही नहीं है। पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की गिरां कदर खिदमात हैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स और इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज को डिफेंड करने के लिए, और उन्होंने बेशबहा जानों का नजराना दिया है। अभी 3 दिन पहले भी शहादतें हुई हैं। अब क्या, अब मेरे भी फैमिली के लोग हैं, यंग ऑफिसर्स हैं आर्मी में। मेरे फादर की पलटन है, उसके जवान हैं, जेसीओज हैं, एनसीओज हैं। क्या वो हक बजानिब नहीं है पूछने पे, नाराज होने पे, आपका गिरबान पकड़ने पे जनरल साहब, कि वो लोग जाने दें और यहाँ पे जमहूरियत के नाम पे डकैतों को रॉकेट लॉन्चर्स प्रोवाइड किए जाएं? इज दैट व्हाट इज राइट? बशर साहब, ये वो ख़तरनाक सूरत हाल है जिससे मेरा ख्याल है आर्मी चीफ सबसे ज़्यादा परेशान इस बात पे होंगे। चीफ आर्मी स्टाफ के बारे में शायद लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं कि फ़ौज में रैंक एंड फाइल क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से वो अपने सारे मामलात को देख रहे हैं। जब वो देखते हैं कि रैंक एंड फाइल में एक किस्म की कोई बेचैनी है, इस्तराब है, तो फिर उसको दूर करने के लिए हर कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारी कमांड स्ट्रक्चर में और हमारे जिस तरीके से सारा फ़ौज पाकिस्तान का सिलसिला है, इसमें आपस का एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी है चीज़ का। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब वो देखेंगे कि जमहूरियत के दावेदार, हमारे जो चीफ एग्जेक्टिव हैं मुल्क के, वो बरसरे आम अपने ही एक इदारे को बुरा भला कहेंगे और उसके काम में मुदाखलत करेंगे, तो ये एक ऐसा इंप्रेशन है जो फ़ौज पाकिस्तान का कोई सिपाही, कोई जवान जिससे दोबारा नहीं हो सकता, और वो ज़रूर इस पर रिएक्ट करेगा। दूसरी चीज़, जब वो ये सुनेगा कि जिन टेररिस्ट के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं और जिनके लिए हम जाने दे रहे हैं, दोनों आपस में मिलकर उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, जिसके से भी आपने स्टोरी ब्रेक की है, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से शायद सदर पंजाब में एक्शन नहीं हो रहा। तो फिर उस जवान का अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ या अपने हुक्मरान तबके के ख़िलाफ़ दिल में नफरत हो जाना मेरा ख्याल है कोई शंबे की बात नहीं होगी। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे हुक्मरानों को इसका जवाब देना चाहिए और आगे निकल कर इसके बारे में कोई ना कोई अपनी वजाहत करनी चाहिए। वरना ये इस किस्म की बातें अगर हमारे जवान जिस तरीके से महसूस करेंगे, तो फिर आर्मी चीफ के लिए और फ़ौज के लिए, फ़ौज पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो इन हालात में हुकूमत के साथ पूरी ताउन कर सकें। मैं अब आपको एक और लोडेड क्वेश्चन दे रहा हूं जनरल साहब, क्योंकि आप आर्मी ऑफिसर हैं, फौजी हैं, तो आपसे ही मैंने पूछा ना। मैं अब ये मैं बेग साहब से तो मैं करूंगा तो ज्यादती होगी। 3 दफ़ा एक इन्फेंट्री बटालियन जो है वो फाटा में, वजीरिस्तान में वापस जा रही है पोस्ट आउट होके। एक दफ़ा जब आते हैं तो उनके घर में खुशियाँ होती हैं, वो शादियाँ कर लेते हैं। यंग ऑफिसर्स हैं, यंग जवान हैं। दूसरी बार जाते हैं, कोई 1 महीने का बच्चा होता है, किसी का 1 साल का बच्चा होता है। अब तीसरी बार जा रहे हैं और वो सोशल मीडिया को भी देख रहे हैं, फेसबुक को भी देख रहे हैं, ट्विटर को भी देख रहे हैं, टीवी चैनल्स को भी बगौर देख रहे हैं। आपके ख्याल में रिजेंटमेंट नहीं पैदा हो रही होगी इस किस्म की बातों से? बशर साहब, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से बड़ा खुशकिस्मत मुल्क कोई नहीं है जहाँ पे गुज़िश्ता कई 2 दहाइयों से तकरीबन फ़ौज पाकिस्तान इस जंग में अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उसके बावजूद उनके अज़म में, उनके हौसले में कभी कमी नहीं आई। ये हमारी आर्मी की और आर्म फोर्सेस की लीडरशिप का भी बहुत बड़ा कमाल है, उनको मोटिवेटेड रखा हुआ है। और ये आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ना सिर्फ कि वो फ़ौजी जो बेचारे जो वहाँ की जंग में 2 दफ़ा 3 दफ़ा वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज, उनसे मुंसलिक जितने सारे लोग हैं, उनके ज़हनी तनाव का आप और मैं शायद अंदाज़ा नहीं कर सकते। उनके जिनके बच्चे, जिनके बेटे, जिनके भाई, शौहर जब जंग में लगे हुए हैं, पता नहीं है सुबह क्या होगा, शाम को क्या होगा। ये ज़हनी तनाव पीछे रहने वाली फैमिलीज़ का, बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा है। और वो सब ये सवाल आपसे और मुझसे पूछने में हक बजान है और पूछते हैं।
हम जब जाते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं कि सर ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये क्यों हमारे जो हुक्मरान हैं वो बात ये नहीं समझते, वो क्यों इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, ये काम ऐसे कर रहे हैं जिससे हम अपनी जंग में बजाय आगे बढ़ने के वहाँ पर या हम खड़े हैं, ये थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं। इससे बात का सवाल बड़ा जायज़ है, ये फीलिंग बड़ी करेक्ट है और इसके बढ़ने का अंदेज़ा है, और ये बढ़ेगी तो खुदा न खास्ता फौज पाकिस्तान की बेचैनी वो हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह होगी। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ बेग साहब कि ये बेचैनी बढ़ रही है, लोगों ने ये सवाल पूछने शुरू कर दिए रैंक एंड फाइल में। नहीं, ये तो बिल्कुल है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट आर्मी के हवाले से चीफ को भिजवाई है कि ये तशवीश है आर्मी के अंदर, और उन्होंने स्पेसिफिक ये भी जिक्र किया कि पंजाब में ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो लगता यह है कि आर्मी के अंदर भी कंप्रोमाइज़ हो रहा है पंजाब के लेवल पर। अब दूसरी बात जो भी आपने कही, देखिए हालात मुल्क के, हमें जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है और जिस तरीके से टेररिस्ट अटैक्स कर रहे हैं स्पेशली स्कूल्स पर, अब आप देखें जितने भी स्कूल्स हैं, अगर आप उनको बाहर से बाउंड्री वाल से देखें तो वो एक जेल का नक्शा पेश करते हैं, बहुत बड़ वायर्स, ऊंची दीवारें, पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजते हुए घबरा रहे हैं, माएँ फिक्रमंद रहती हैं जब तक बच्चे घर वापस नहीं आ जाते। तो उस ये हुक्मरानों की तरजीहात में ये चीज़ शामिल नहीं है, उनको सारा फोकस ऑरेंज ट्रेन पे है, मेट्रो ब्रिजेस पे है, जहाँ से कमीशन लॉन्ग टर्म उनकी फैमिलीज को मिलता रहे। आया देखना ये कि स्टेट की फिक्र किसी को है, उन लोगों की फिक्र, उनको तहफ़्फ़ुज़, उनकी एजुकेशन का, उनकी हेल्थ का, उसका ख्याल किसी ने करना है। जो फौजी रिटायर हो रहे हैं उनका क्या बनेगा, इन चीज़ों के ऊपर किसी हुक्मरान का आप देख लें, कभी उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया हो, कभी बयान दिया हो, हेल्थ पे कोई पैसा खर्च किया हो, एजुकेशन पे खर्च किया हो। अब वो सिक्योरिटी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको कह रहे हैं सिक्योरिटी आप खुद लें। अगर स्टेट ने कुछ नहीं देना, आपको हेल्थ भी नहीं देनी, एजुकेशन भी नहीं देनी, सिक्योरिटी भी नहीं देनी, पीने का पानी नहीं देना साफ, तो मुबशिर साहब ये कोई बनाना रिपब्लिक में हम रह रहे हैं। बिल्कुल। फिर आप कहते हैं हमें टैक्स भी दो, फिर लोगों के अकाउंट्स भी पकड़ लेते हैं। और अगर जो अरबपति और खरबपति चोर हैं उनको अगर नैब बुलाती है तो प्राइम मिनिस्टर नाराज हो जाता है कि मेरे दोस्तों को 2-2, 3-3 घंटे भाई एक मियां मंशा को बुला लिया तो क्या हो गया। नहीं, 1-2 और लोग भी हैं जिनकी वजह से उन्होंने कल ये सारा, आज राना सनाउल्लाह ने बयान भी दे दिया, उनके नाम भी दे दिए। मतलब ये अरब और खरबपति जो चोर हैं ये चाहते हैं इनको थाने में, इनको नैब में, FIA में प्रोटोकॉल भी मिले। बेग साहब मुझे जनरल साहब से एक सवाल पूछे थे, क्योंकि जनरल साहब मैं जितना जानता हूँ फौज को, मुझे ये पता है कि एक नॉर्मल जवान जो रिटायर होता है 9, 10, 11 साल की सर्विस के बाद, वो तकरीबन 28 से 30 साल की उम्र का होता है, और जब वो आता है वहाँ से रिटायरमेंट के बाद, यानी आप फ्रंट समझे कि वो 3 दफ़ा फाटा चला गया अपने टेन्योर में और वहाँ से आया यहाँ पे, अब वो फुली वेपन ट्रेंड है, फुली कॉम्बैट ट्रेंड है। जब वो ऐसी चीज़ें देखेगा उसका दिमाग नहीं खराब होगा, फिर वो रिएक्ट नहीं करेगा, फिर तो वो आपके रेजिमेंटेशन से निकल भी आया ना बाहर, फिर तो आपके लॉज उसके ऊपर चल भी नहीं रहे। जी ये बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट होगी खुदा ना खास्ता अगर ऐसी बात होती है। और ये जो है ना बैदज़ क़यास नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, जब वो बाहर आएगा या उसके अलावा जो भी देखिए, अभी हमारी यूनिवर्सिटी से लोग पकड़े जा रहे हैं, स्टूडेंट्स पकड़े जा रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग पकड़े जा रहे हैं, वो सब इस किस्म के मामलात में मुलव्वस इसलिए हो रहे हैं कि उनकी उम्मीद दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है। आज सोशल मीडिया पे एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का मैसेज सर्कुलेट कर रहा है जिसमें लोगों ने, मैं समझता हूँ कि इंतहाई तकलीफदेह बात है कि अपनी जुडिशरी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते जा रहे हैं कि वो कहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से आपने स्टोरी ब्रेक की है ये पुलिस को वेपन वगैरह की, क्यों हमारी अदलिया इस पर खामोश है, क्यों इसको वो एक्शन नहीं ले रही, क्यों आगे बढ़कर ऐसे लोगों को अपने दायरे में नहीं ला रही ताकि इस चीज़ का फैसला हो कि कौन इसमें मुलव्वस है और क्यों है इस चीज़ का। बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर हम अब एंड प्रोडक्ट की तरफ, नतीजे की तरफ हम जाना चाहते हैं, उसके रास्ते में खुद अपनी दीवार बन जाएंगे और आइन को एक ऐसी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे जो सिर्फ एक ख़ास तबके की हिफाजत के लिए है, तो फिर उस आइन पर से, उस स्टेट पर से लोगों का एतमाद उठता जाएगा और वो ख़तरनाक सूरत हाल है जिसी तरह आप इशारा कर रहे हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, और खुदा ना खास्ता अगर ये सूरत हाल होती है तो फिर हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। जनरल गुलाम हुसैन हैं और मोहसिन बेग साहब भी मेरे साथ हैं, नाहिद बेग हमें ज्वाइन कर रही हैं थोड़ी देर में, एक ब्रेक के बाद। ठीक है, ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और नेहा नाहिद बेग एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज एक कंप्लेंट दायर की है और ये एक फॉर्मल पिटीशन की सूरत भी इख्तियार कर सकती है आने वाले दिनों में। नाहिद बेग, हमें खुद बताइएगा आपको किस बात पे तकलीफ हुई है? सिर्फ मुझे नहीं हुई, पूरी नेशन को हुई है, क्योंकि जो नैब है वो एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है और ये एक इंडिपेंडेंट है और अपनी ऑर्डिनेंस के तहत जो है चेयरमैन को इसमें पूरी पावर्स दी गई हैं एंड ही इज़ नॉट आंसरेबल टू एनीवन एक्सेप्ट द एपेक्स कोर्ट ऑफ लॉ। तो इस जब प्राइम मिनिस्टर इस किस्म के बयानात और स्टेटमेंट्स देंगे, इट शोज दैट ही इज़ इन्फ्लुएंसिंग द नैब, उसकी वर्किंग को उसके ऊपर जो है इन्फ्लुएंस कर रही हैं। नैब कोई विंडिक्टिव काम नहीं कर रही है, नैब अपने ऑर्डिनेंस के तहत काम कर रही है और उसको ये पावर्स जो है नैब ऑर्डिनेंस के तहत दी गई हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है इसको प्रोटेक्ट करता है, 270 जो आर्टिकल है उसका अगर आप देखें तो वो भी इसको प्रोटेक्ट करता है। जो नवाज शरीफ है, ही इज़ ए स्टेट मैन, वो सॉवरेन और हमारी स्टेट उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि वो किसी इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं। ही इज़ ए कस्टोडियन ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। और हमें हमारी जो ग्रीवियंसेस थी उसके लिए हमने एक नोटिस भेजा है प्राइम मिनिस्टर को उनके सेक्रेटेरिएट में। आई होप कि वो इसको रिप्लाई करें, क्योंकि इससे जो है ना पूरी नेशन में एक परप्लेक्सिटी आ गई है और नेशनल प्रेस्टीज जो है वो हर्ट हुई है ऑन द ग्लोब एज वेल एज ऑन नेशनल लेवल। अच्छा, मुझे अब एक बात बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने तो ये भी कहा है, जिस एड्रेस की आप बात करी है उसमें, कि मैंने खुद चेयरमैन नैब को कॉल किया और उनको तंबीह की, आप उनको देखें ना, समझाया कि तो ऐसा मत ये करें। तो गलत बात तो ना सिर्फ गलत है, दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड द, मतलब अब मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे कि ये कैसे हो सकता है ना, ये दिस इज समथिंग विच इज टोटली अनवारंटेड, परफेक्टरी, कैप्रेशियस एंड ऑल्सो इलीगल। और मॉरल ग्राउंड्स पे वो मिलना चाहते हैं, 100 दफा मिले, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में वो अमल दखल नहीं कर सकते हैं। इफ ही इज एग्रीड बाय एनी एक्ट और एनी वर्क ऑफ द नैब और इट्स चेयरमैन, एनी ऑफिशियल, देयर इज ए फोरम, ए फोरा फॉर इट्स एड्रेसल। इसी एड्रेस में मुबश्शिर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप क्या कहेंगे नाहिद की कंप्लेंट पे? देखिए, इसी एड्रेस में जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने एक और भी बात की थी कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी की गई और मुझे काम नहीं करने दिया गया, वरना हम पाकिस्तान की तकदीर बदल देते। जब वो अपने काम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते, जिसके बारे में पूरी कौम उनके खिलाफ उस वक्त खड़ी थी जब भी इनके किसी ने एक्शन लिया है, तो आज जब वो नैब के मामलात में खुल्लम खुला इस तरह मुदाखलत भी कर रहे हैं और बरमरा इसका इजहार भी कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने उनको तनबीह दी है, अल्लाह का खौफ करें। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, तो फिर जमहूरियत में तो ये सब कुछ नहीं चलेगा। अगर एक, जिस तरह आपने बात की पहले, ये मुगलिया दौर है या एक शहनशाहियत है, फिर ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहें हम सराखों पर हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर ये मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये ना सिर्फ रोमन ग्लैडिएटर तो नहीं समझते, मैं ये आपको बताने चाहती थी कि एक रोमन एम्परर था जी, और मेरा ख्याल है उसका नाम था समथिंग कैलिगुला था, और उसने अपने एक डियर हॉर्स जो कि बड़ा बिलव था, पढ़ ली है उसको काइकेटस को जो है ना अपने सेनेट में उसको उसने अपॉइंटमेंट कर दी थी। तो ये तो मुझे इसी तरह लगता है कि घोड़ा था उसका, फेवरेट घोड़ा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में और नैब नहीं, मैं कहूँगी किसी भी इंस्टीट्यूशन की वर्किंग में उसकी सेक्रेडनेस को, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि अपना एक इन्फ्लुएंस डालना चाहिए। क्यों बेग साहब? देखिए, आप इनकी पूरी हिस्ट्री देख लें। एक्चुअली ये जहनी तौर पर एक बादशाह सोच के हामिल हैं दोनों भाई, और बहुत अरसा पहले इनके एक ज़ाती डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ये दोनों भाई एक ऐसी कैफियत में बीमारी का शिकार है कि ये रिवेंजफुल हैं, और जो अपने किसी भी डिसीजन में किसी को पार्टिसिपेट करना इनको बर्दाश्त नहीं है। अब आप देखिए कि जब भी ये रूल करते हैं तो इनका स्टाइल बड़ा बादशाह और डिक्टोरियल टाइप स्टाइल है। और जमहूरियत, मैं हैरान हूँ, बहुत लोग जमहूरियत है कहाँ? ये तर्ज हुक्मरानी तो जमहूरियत है ही नहीं है, इसको आप जमहूरियत कैसे कह सकते हैं?
सिर्फ नाम की पार्लियामेंट है और वही चोर, एक शरीफ आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी इस जमहूरियत में आगे आ सकता है, वो इलेक्शन लड़ सकता है, वो इसी पोस्ट पे आ सकता है। अच्छा, जमहूरियत के नाजरीन आपको मैं बताऊं कि दो फायदे हैं, और अगर वो दोनों फायदे जो हैं वो अवाम तक नहीं मुंतकिल हो रहे तो फिर वो जमहूरियत जो है उसके पास सवालिया निशान है। एक तो यह है कि वक्त पे जो जमहूरी नुमाइंदे हैं उनका यानी इलेक्शन हो और वो तब्दील हो, नए आए या वही रहें, ये बहरहाल हुस्न है जमहूरियत का। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है जमहूरियत का वो है चेक एंड बैलेंस ऑन एवरी इंस्टीट्यूशन एंड बिल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और अगर वही चेक एंड बैलेंस ख़त्म हो जाए, वही करप्शन जो है का नासूर बन जाए या मिसयूज़ ऑफ पावर हो, तो जमहूरियत जमहूरियत नहीं रहती। और क्यों जल साहब, आप एग्री करेंगे मेरे से? बुशर साहब, मैं थोड़ा सा एक कदम से आगे जाना चाहूँगा। अभी सिंध ने भी सेनेट के थ्रू एक मोशन पास करवाया है कि सिंध अपना नैब अलहदा बना लेगा, केपी ने अलहदा बना लिया है और फिर बलूचिस्तान भी बना लेगा। पंजाब तो वैसे ही अपने आप को इस सारे से मुबारक समझते हैं। तो जमहूरियत जिसका नाम हम ले रहे हैं, जिसके तहत हमने इस आइन को 18वीं तरमीम से हमने नवाजा है, जिसकी वजह से हम फेडरेशन के बजाय आस्ता आस्ता कन्फेडरेशन बनते जा रहे हैं। तो जमहूरियत अगर इसी चीज़ का नाम है कि हमने ज़ाती फ़ायदा हासिल करने हैं, तो फिर इस जमहूरियत से मैं समझता हूँ हमें कुछ और देखना पड़ेगा। जमहूरियत ये नहीं है जिसका सब कुछ हम देख रहे हैं। मादत के साथ किसी में दम होना चाहिए कि वो उठे जनरल साहब और इस आइन को कहे कि ये पाकिस्तान तोड़ने के लिए इसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं, इसको अबॉलिश करे और नया आइन बने जो आम अवाम के लिए और यानी पाकिस्तानी के लिए स्टैंड करता हो। जी, आपने मेरे दिल की बात की बशीर साहब। मैं बहुत अरसे से बारहा इस बात का इजहार कर चुका हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया था ये अपने टाइम से बहुत पीछे रह गया है। आज के हालात और आज की पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है, ख़ास तौर पे जिस तरीके से हमारी सोच है, उसके मुताबिक हमें इन चेक्स एंड बैलेंसेस को इन प्लेस करना पड़ेगा। वरना देखिए, अगर आज हम चाहें जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान 4 अशखास के हाथों में यकमाल है। 4 पार्टी हेड्स हैं जो फैसला करते हैं हमारे मुकद्दर का, उसी के मुताबिक सब काम होता है। अगर वो 4 आपस में मिल जाएं तो दुनिया की कोई ताकत उनको हटा नहीं सकती। किसी आइन के किसी रूह से हम उनको कुछ कर नहीं सकते। ये सब कुछ हो रहा है, हम चिल्ला रहे हैं, आवाम रो रही है। हम सब कुछ करने के बावजूद इस जमहूरी दौर में जहाँ पे जमहूर की आवाज़ को सबसे ज़्यादा सुनवाई होनी चाहिए थी, बात हो नहीं रही, सुन नहीं रहा कोई, और सब कुछ एक ख़ास तबके की हिफाजत के लिए, उनके फ़वाद के लिए, उन सब के लिए काम हो रहा है। अगर यही सब कुछ है तो फिर हम समझते हैं कि जमहूरियत से बेहतर है कि हम जनरल मुशर्रफ के दौर में वापस चले जाएँ। कम अज़ कम उन्होंने ये नैब दिया और नैब के मामलात में ज़्यादा मुदाखलत नहीं की, और गुज़श्ता 7-8 साल से ये हमारे जमहूरी दौर में भी इस नैब का कुछ नहीं। आज जब थोड़े आग नैब की लगाई हुई जो आग है थोड़ी थोड़ी अपने घरों को पहुंच रही है, तो पिछले 8-10 महीने से नैब के पीछे हम पड़ गए हैं, वरना यही नैब गुज़श्ता 7-8 साल से किसी को कोई दुख नहीं दे रही थी। बात यह है कि जमहूरियत का खूबसूरती एक जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी हमें नज़र आना शुरू हो गई है। और जोंग टेलीफोन कंपनी जो है या टेलीकॉम कंपनी जो है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ने एक नए आए हैं, चाइनीज़, नाम ही बड़ा मुश्किल है उनका, लिया नहीं जाता मेरे से। उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हमारे खिलाफ कोई शिकायत कर सकते हो तो कर लो, हुकूमत हमारे साथ है, चाइना ने तो अभी एड देनी है और इतना लोन देना है, तुम लोगों की हिम्मत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं या कंज्यूमर कोर्ट वगैरह किसी में कि वो हमें अपना चैलेंज करे। 2015 के शुरू से जोंग ने कई बिलियन रुपए की पेमेंट्स जो हैं वो अपने लोकल वेंडर्स को नहीं की हैं। सबसे बढ़ता हुआ नेटवर्क है दुनिया भर का, पाकिस्तान का, लेकिन गरीबों का और पाकिस्तानियों का खून चूस के, और अब वो चाह रहे हैं कि बाहर से चाइनीज़ वेंडर्स जो हैं उनको इंपोर्ट करा लिया जाए किसी तरह, ये कह के कि पाकिस्तानी वेंडर्स उनको टाइम पे वो सर्विसेज मुहैया नहीं करते, क्योंकि बहुत सी दुकानें ही बंद होना शुरू हो गई हैं। अब हो क्या रहा है कि जितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं वो तो अभी तक हो गए हैं, साथ ही वो PSL जैसे टूर्नामेंट्स को जाके स्पॉन्सर करना शुरू हो जाते हैं, की वजह से उनको लोगों की हमदर्दियां मिलती हैं कि जनाब ये पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, इनके मतलब कोई बात ना की जाए। चाइनीज़ हैं जी, चाइनीज़ ने $40 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है तो कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता। चैलेंज कर ले, इस हुकूमत के पास चला जाए, अपने किसी के पास कंप्लेंट कर ले तो उसको कहेंगे पागल हो गए हो, जो कर सकते हो कर लो। मीडिया तो इश्तिहारों की वजह से कुछ कहता ही नहीं उनके ऊपर, ये तो हम पागल हैं कि हम लगे रहते हैं हर एक उसके ऊपर। जी
मुबशर साहब, बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए, जैसे कि सब मुल्कों में है कि आप अपनी लेबर को, लेबर लॉज को और लेबर को प्रोटेक्ट करते हैं कि जितनी भी फॉरेन कंपनीज आएँ वो आपकी लेबर को इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री बहुत ज़ोर शोर से डिक्लाइन पे है और अनएम्प्लॉयमेंट लेबर क्लास में बढ़ती जा रही है, जिसका रेशियो भी इन्होंने कहा कि 8% पर ईयर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए कि आप एक ही चीज़ पाकिस्तान में जो हम फॉरेन कंपनीज को दे सकते हैं वो हमारी लेबर क्लास है, जो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और अगर पाकिस्तान में उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, और ऐसी चाइनीज़ कंपनी, इनकी बहुत सी शिकायत हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, और अगर इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो आप ये तो इनके प्रोडक्ट को नहीं चैलेंज कर सकते कि ये जो क्लेम कर रही हैं, वादे कर रही हैं, वो नहीं है। आप इनका एयर टाइम नहीं चेक कर सकते, जो कहते हैं ना कि लगे रहो इतने पैसों में, इतने रुपए में, पूरी रात आपको पता चलेगा कि आपका खाया कितना जाता है बीच में से। यही साहब, बात आप है सबसे कि सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल regulatory पूछना चाहता हूं। जितनी है, जितनी जी रेगुलेटरी साहब, अथॉरिटीज हैं उनको कंप्रोमाइज कर दिया गया। जी जन साहब, ये हमने चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पे बड़े जश्न भी मनाया, बड़े खुशी भी की, 48 बिलियन डॉलर का कर्जा भी हम जो है लेने को तैयार बैठे हुए हैं, बड़े खुश हैं इस बात पे। मुझे बताइए कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है इसकी, ये जो कॉरिडोर हमारा बन रहा है, ये कौन जो बेसिस हैं, किस पे ये सब कुछ हम कर रहे हैं साहब? कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये हैं कि पाकिस्तान डूब जाए कोई बात नहीं, 4 लोग जिनका बेग साहब ने कहा था, आपने कहा, वो और उनकी फैमिलियां जो हैं पूरी दुनिया में उनकी हुकूमतें कायम रहें। तो आप ये देख लें कि हम तो अभी तक उसके रूट पे बहस में पड़े हुए हैं, और ईरान ने ऑलरेडी जो सिल्क रूट पे ट्रेन है वो 14 दिनों में चाइना से ईरान पहुंच चुकी है और आगे जा रही है। ये तो जिसकी कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, जिसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस का पाकिस्तान में शायद ही किसी को कुछ इल्म हो, हम कहाँ जाएंगे साहब? ये आप जो बात कर रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सॉरी, ये लोन है टोटल जो हमारे कंधों पर सवार किया जा रहा है। ऑलरेडी जो हमारी लोन की जो कंडीशन है, अल्लाह ना करे, जिस तरीके से 57% ऑफ GDP हम लोन की रीपेमेंट में दे रहे हैं, तो अगर ये बढ़ के 70-80 पे चला गया तो पाकिस्तान तो डूब जाएगा, और ये फिर सूरत हाल वही हो जाएगी जो 1999 में थी, जब पाकिस्तान प्रैक्टिकली दिवालिया हो चुका हुआ था लेकिन डिक्लेयर नहीं किया गया था उस वक्त। नाहिद बेग साहब, मुझे एक बात कहिएगा, आप एडवोकेट हैं और आप यानी कानून को समझते ही हैं, अगर वेंडर्स यहाँ पे शिकायत करते हैं या उनके मुलाजमीन शिकायत करते हैं तो उनका तो काम ही खत्म हो जाएगा, उनको तो ऑफिशियली ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, कोई इदारा ही नहीं है जहाँ शिकायत कर सके। प्रिसाइसली हम कहाँ पे जाएं? हमारे फंडामेंटल राइट हमें क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं ये इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करूंगी जो जनरल साहब ने अभी की है, कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बुरा नहीं है, ये प्रोजेक्ट जो है फ़ायदेमंद है या नहीं है, इसकी फिजिबिलिटी देखनी चाहिए थी। और इसको अगर पाकिस्तान वो किसने देखी है? ये मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमारी हुकूमत है और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इकोनॉमिक कॉरिडोर को देख रहे हैं, उनके जो एडवाइजर्स हैं उनको देखना चाहिए था कि वो हमारी जो लीडरशिप है, जो हमारी ये प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जब पार्लियामेंट में ना हो, सेनेट में ना हो, कैबिनेट में ना हो, तो फिर माजरत के साथ बिल्कुल तो मैं इस पे नहीं, आप मुझे बताएं मेरे फंडामेंटल राइट क्या कहते हैं? नहीं, फंडामेंटल राइट्स तो आपके बहुत ज्यादा प्रोटेक्शंस आपको दे रहे होते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन आपको आना तो प्रॉपर फॉरम में चाहिए ना। अब आप ये तो नहीं करेंगे कि अगर आपको कोई शिकायत है तो गलत फॉरम में चल जाए, तो वो भी खैर एडवाइस करके आपको प्रॉपर फॉरम में ले आते हैं। किस फोरम में जाए मुझे बताएं, मैं ये जोन के खिलाफ किस फोरम में जाऊं? बताएं मुझे। साइबर लॉज भी हैं इसके लिए, फंडामेंटल राइट्स जो वेंडर टर्म्स एंड साइबर लॉज का क्या ताल्लुक है इससे? नॉर्मल ना, वेंडर्स को पैसे नहीं दे रहे बीबी। देखें जो हमारी ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनके साथ जो फॉरेन कंपनीज हैं, एक कॉन्ट्रैक्चुअल इनके साथ मुआहदे हैं, ये जो एग्रीमेंट्स हैं इनकी प्रिसाइसली मैं ये कह रहा हूं, आज से 7.5 साल पहले लैपटॉप करप्शन के ऊपर मैं खुद कंप्लेनेंट बन के लाहौर हाई कोर्ट में मैंने कंप्लेंट की, 2 पेशियां हुई उसकी, उसके बाद 7.5 साल हो गए, आज तक पेशी नहीं हुई है। जब ये चला जाएगा, पेशी नहीं होगी, फैसला नहीं होगा, तो जोन का क्या बिगड़ जाना, वो खाते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। बट एक ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक में आपको बताते हैं मियाँ साहब के एक और दोस्त सिनीपैक्स के ओनर साद एहसानुद्दीन किस तरह गरीबों का खून चूस रहे हैं। एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। साद एहसानुद्दीन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको मैंने अपनी आंखों से, मैं क्वेश्चन नहीं बात नहीं कह रहा,
जनरल मुशर्रफ के जूते साफ करते हुए देखा है, अल्लाह ताला रहम करे। और तारीफ़ें जो हैं वो ऐसी कि आपकी सोच है। जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत चली गई तो ये मियाँ साहब के साथ आ गए, उनके इन्वेस्टमेंट बोर्ड में भी आ गए। 3.5 साल में जो मेरी इतला है ये एक आना नहीं लेके आ सके इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद ये सिनेमा बिजनेस में आ गए, इन्होंने मल्टीप्लेक्सेस बनाने शुरू कर दिए कि जी हम पता नहीं कितने इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं और सिनीपेक्स बना रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उस सिनीपेक्स का हाल ये है कि बहुत से पाकिस्तानी प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर और इंडियन फिल्मों और अंग्रेजी फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, उनके 12-12 करोड़ रुपया एक एक फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर का मौसूफ खा गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं खा गए हैं कि जब देना ही नहीं, हिसाब भी नहीं देते। मजे की बात है कि हिसाब भी नहीं देते कि कितना बनता है कितना नहीं बनता। वो कहते हैं भाई हम अपनी नए सिनेमास बना रहे हैं, अभी वो लोगों के पैसे ले लेके अपनी प्रॉपर्टियां बना रहे हैं। अब मियां नवाज शरीफ ने बड़ा एक्सपेंसिव, गवर्नमेंट ने मरी के अंदर खास एक मल्टीप्लेक्स बनवाया है जिसकी इनॉग्रेशन होने वाली है, और वो तोहफे में उस शख्स को दिया जा रहा है जो जनरल मुशर्रफ के जूते साफ करता था। देखिए, इनके नज़दीक जनरल मुशर्रफ के बहुत से साथी इनके पास हैं। ये तो वैसे ही उसके ख़िलाफ़ थे, वरना तो अगर मेरिट पे देखा जाए तो जनरल मुशर्रफ साहब ने इस मुल्क पे बहुत एहसानात भी किए, बहुत अच्छे काम भी किए। अब ये जो आप बात बता रहे हैं, आई डोंट नो कि वो क्योंकि टिपिकल स्टाइल है पाकिस्तान अच्छा, प्रॉब्लम ये है ना, मैं जो बात अभी खत्म नहीं हुई, बात ये थी कि उसके पास जो अपने पैसे लेने जाते कहता कर लो जो करना, हुकूमत हमारी। आपके हुक्मरानों से दोस्ती हो तो यही तो बात है ना जी। जमहूरियत में लॉ एंड ऑर्डर या रूल ऑफ लॉ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप हुक्मरानों के साथ मिल जाएं, जैसे कि अभी नवाज शरीफ साहब ने परसों जो जिस स्पीच का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस स्टेटमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं नैब के खिलाफ, उसमें उन नैब ने अभी मियां नवाज शरीफ को तो कुछ भी नहीं कहा, उनके चंद दोस्तों को बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो तकलीफ हो गई, एक शोर मच गया। इसी तरह अगर उनके सारे जो क्यों बुलाया, नैब की क्या हिम्मत है हाँ कि शरीफों के दोस्तों को बुलाए? हाँ, शरीफों के, लेकिन अगर शरीफ बदमाश हैं तो उनको कटहरे में लाना पड़ेगा, उनसे हिसाब भी लेना पड़ेगा, और इस कौम का माल है। कौन लाएगा? जनरल रहील का तो मूड नहीं लग रहा, तो फिर कोई और आ जाएगा। जनरल रहील नहीं रहेंगे तो कोई और आ जाएगा। इस मुल्क का किसी ने तो एहतसाब करना है, इन लोगों से हिसाब लेना है। डेफिनेटली ये वो कोर्स होगा जो अवाम जब खड़ी होगी तो यकीन कीजिए इनके आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। ये जितने पैसे इन्होंने कमाए हैं सारे इनको यहाँ दे के जाना पड़ेगा, और जान फिर भी नहीं छूटेगी। मार्कोस को देखें, शायरान को देखें, उसको देखें, इमेल्डा मार्कोस को देख लेकिन लें। मुबशर साहब हिस्ट्री से कोई सबक नहीं लेता। मैं तो हैरान हूं, इनको इतने पैसे चाहिए किस लिए? कि ये कोई बीमारी सी लगती है कि इतने, मतलब जितने हमारी हुक्मरान है इनको पैसे इकट्ठे से इकट्ठे करने के कितने शौक है। मैं हैरान हूं कि ये करेंगे क्या, किधर लेके जाएंगे ये सारा पैसा? लाहौर में नाईद हंस रही है। नाईद, आपको पता होगा क्या कर रहे हैं इन्होंने पैसों का? पैसे तो देखिए हर एक को चाहिए होते हैं, और ये अच्छी बात है कि इनको पैसे चाहिए, आए पैसे, लेकिन पैसे मुल्क के अंदर रहने चाहिए और उनकी सर्कुलेशन भी आपको रहनी चले ऑन चाहिए। सीरियस नोट में आपको नाईद बीबी, एक मिनट आपको और नाजरीन को ऑन सीरियस नोट बताऊं कि इनके पास जितना पैसा है, अगर ये रोजाना रोज 1 करोड़ रुपया खर्च करें तो 350 साल तक इनका पैसा महफूज है। फिर तो देखिए, अब मुझे बताएं कितना और ऑरेंज लाइन ट्रेन जो इन्होंने लाहौर में शुरू की है, जिसकी कतन जरूरत नहीं थी अवाम को, वो इन्हें चाहिए था कि ये उस रूट्स पे बनाते जहाँ पे डेली लोग आते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, लाहौर आते हैं अपने कामों के लिए, सर्विसेज के लिए, जैसे कि शेखुपुरा से आते हैं, गुजरावाला से आते हैं, कसूर से आते हैं। इस तरह के अगर प्रोजेक्ट ये लॉन्च करते कि यहाँ पे चलेंगे तो बेहतर होता। तब भी मैं उसका इतना फैन नहीं हूँ। मेरा ख्याल था कि अस्पतालों में और स्कूलों पे लगाना ज्यादा जरूरी है। बट एनीवे, जनरल साहब मुझे एक बात बताइए कि सॉरी जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि मैंने आपके सामने मुख्तलिफ सिनारियोज रखे हैं, 2 केसेस, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर का भी मैंने रखा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई ऐसा आपका शोबा नहीं है या ये शोबा जिंदगी नहीं है जहां लोगों के साथ ज्यादती और नाइंसाफी नहीं हो रही है। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, इंडस्ट्री वैसे बंद हो रही है। 8 महीने में 472 प्लांट्स आपकी बंद हो गए हैं, 35% आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ड्रॉप हो गई हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज को यहाँ पे हम जब वो एयरपोर्ट के अंदर एंटर होते हैं वहीं से हम उनको जलील करना शुरू कर देते हैं
चाहे कस्टम्स की सूरत में, FIA की सूरत में, चाहे टैक्सी ड्राइवरों की सूरत में, को पुरसाने हाल नहीं। फिर इस मुल्क को और इसकी जमहूरियत को हमने क्या करना, मुझे आप जरा समझाएं। मैं बड़ा हार्ड क्वेश्चन है, आई एम सॉरी। मुबशर साहब, एक सेक्टर को आप भूल गए हैं जिसने पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा रखा, वो है ज़राअत है। और एग्रीकल्चर सेक्टर जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में डूब रहा है, वो मर गई है। और वो तकरीबन, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि तकरीबन एग्रीकल्चर सेक्टर डूब चुका हुआ है। खुदा न खास्ता अगर ये हालात हमारे जारी रहे तो फिर खून खराबे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अगर हम यही चाहते हैं कि एक दूसरे का गला काट कर इस मुल्क को हम बचा सकें, तो फिर तो हम सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं और हमारी मनसूबाबंदी बड़ी कामयाब नज़र आती है। लेकिन जो आपने सवाल उठाया है, मेरे जहन में भी ये सवाल है, और आज आके लोगों की नज़रें जनरल राहिल शरीफ की तरफ बढ़ती हैं और वो अफवाज पाकिस्तान की कमांड करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत को संभालें और हुकूमत के मामलात को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए चलाने में उनकी मदद करें। लेकिन हुकूमत वो भी मानने को तैयार नहीं है। आपको शायद ये 18 फरवरी का टाइम्स इंडिया में पब्लिश एक खबर शायद आपने नहीं पढ़ी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अब जाके फिर ये बात दोहराई है कि कारगिल में वाजपेयी की पीठ पे छुरा घोंपा गया। हमारे जो बातचीत हो रही थी, हमारा प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं, और गुज़श्ता 8 साल से जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद कोई ऐसा कमीशन कायम नहीं हो सका जो कारगिल के बारे में वाक़यात को सामने लेकर आता और जो भी कसूरवार था उसको कौम के सामने खड़ा करता। बात यह है कि हम तो इस चीज़ के कायल नहीं हैं। हमें तो सिर्फ अपनी ज़ात, अपनी पार्टी और अपने ख़ानदान अजीज़ है। पाकिस्तान के लिए अगर हम सब कुछ करना चाहते हैं तो ये सारी दौलत जो हम पाकिस्तान से बाहर जाके बना रहे, पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आते। जन गुलाम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, नाहिद बेग बहुत बहुत शुक्रिया हमें साथ रहने के लिए। मोहसिन बेग साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं चलते चलते आपको एक बात बताऊँ कि फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि मैं कसमें खाता नहीं, मैं वैसे बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ कसम ना खाई जाए, कि जिस शख्स की 50,000 रुपये भी तनख्वाह है, मुझे नहीं समझ आती वो अपना गुजारा कैसे करता है 3 बच्चों के साथ और उसके घर में माँ बाप हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हमने अपने मुल्क में लोगों को फ़कीर बना दिया है, बेकारी बना दिया है। वो हर एक के आगे अर्ज़ी लेके जाते हैं, कोई एप्लीकेशन लेके जाते हैं, चाहे वो इलाज के लिए हो, चाहे बच्चे के दाखिले के लिए हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो अद्वियात हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो रोज़गार हो। और ज़राअत की बात जो अभी जन साहब ने की, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अगले साल आपके पास कॉटन नहीं होनी, आपके पास कॉटन का बीज ही नहीं है। और पिछले साल का चावल तो बिक नहीं सका, इस साल का चावल कट के पड़ गया आके। और ये वही चावल है जिसको ईरान ने आपसे मांगा था कि इसके एवज हमसे गैस ले लो। आप उसको कीड़े पड़वा रहे हैं, सूंडियाँ पड़वा रहे हैं, लेकिन उसको सऊदी अरेबिया के हुक्मरानों की मोहब्बत में आप उसको पाकिस्तान की आवाम के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। इतना नहीं हो सकता आपसे कि आप वो ले के आवाम में बांट दें, 10-10 किलो बांट दें कि यार फाका ना करना, आज की रात जो भले उबले हुए चावल खा के सो जाना। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जो नाहिद बेग ने कहा कि लगता है कि रोमन एम्परर्स हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, ये लगता तो ऐसा ही है कि हमारे ऊपर हुक्मरानियाँ हो रही हैं, जमहूरियत मुझे तो नज़र नहीं आती। Until the next time, Allah.